दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हाई आईक्यू वाला बंदा भी फंस कर रह जाएगा। इस स्टोरी में सबसे खतरनाक बात यह है कि जिस कातिल को आप बार बार पकड़ने की कोशिश करोगे, वही आपके सामने खड़ा होकर बिना पकड़े निकल जाएगा। और लास्ट एपिसोड में ऐसा खुलासा होगा जिसे सुनकर आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि असली खेल तो कुछ और ही था। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं ये एक्सप्लेनेशन, जहां हर मोड़ पर सस्पेंस आपका इंतजार कर रहा है। तो कहानी की शुरुआत नई दिल्ली से होती है, जहां एक चेक पॉइंट पर एक पुलिस वाला एक कार से लिफ्ट मांगता है और कार के रुकते ही अपने कांस्टेबल से कहता है कि कार की डिग्गी में सामान रख दो। लेकिन तभी कार का ड्राइवर बिना डिग्गी खोले ही वहां से भागने लगता है, जिसके बाद पुलिस वाले उस ड्राइवर को पकड़ लेते हैं। और जब वो डिग्गी खोलते हैं तो उन्हें अंदर दो नाबालिग लड़कियों की लाश मिलती है। अब ये लड़कियां कौन थी और इनके साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए कहानी 3 दिन पहले जाती है, जहां हम विक्की रॉय नाम के एक अमीर बिजनेसमैन को देखते हैं, जो उस समय एक नाइजीरियन ऑफिसर के साथ मीटिंग कर रहा था। वहां मौजूद लोग एक टेंडर पर बात कर रहे थे कि इसी बीच विक्की के पास एक कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस शबनम सक्सेना चाहती हैं कि उसे इस बार फिल्म एनुअल अवार्ड मिले और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। अब कॉल के कटने के बाद विक्की उस ऑफिसर को खुश करने के लिए शबनम की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम इसके साथ एक रात बिताना चाहोगे। फोटो देखते ही ऑफिसर तुरंत मान जाता है और विक्की के साथ डील करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद विक्की शबनम को एक होटल में बुलाता है और कहता है कि कोई भी आने वाली मूवी पकड़ लो और अवार्ड दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। शबनम सोचती है कि विक्की ने उसे अपने लिए बुलाया है, इसलिए वो उसे रिझाने लगती है। लेकिन विक्की को शबनम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी वहां वो नाइजीरियन ऑफिसर पहुंच जाता है और शबनम समझ जाती है कि विक्की ने उसे अपने लिए नहीं बल्कि उस आदमी के लिए बुलाया है। वो गुस्से में विक्की को दलाल कहकर थप्पड़ मारती है और वहां से जाने लगती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, विक्की पीछे से उसे लात मार देता है और वो जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद विक्की उस ऑफिसर को अपने फार्म हाउस ले जाता है, जहां 15 साल की 2 लड़कियां बंद थीं जो काफी डरी हुई थी। विक्की ऑफिसर को उन लड़कियों के पास भेज देता है और खुद जाकर सो जाता है। अब सुबह नौकर उसे उठाकर बताता है कि दोनों लड़कियां मर चुकी हैं। फिर विक्की ड्राइवर को ऑर्डर देता है कि इन लाशों को कहीं फेंकाओ। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। आज जब विक्की अपने मैनेजर शरद से बात कर रहा होता है, तभी पुलिस उसके घर पहुंचती है और बताती है कि उसकी गाड़ी चेक पोस्ट पर पकड़ी गई है और उसमें से 2 लड़कियों की लाश मिली है। विक्की कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती है, जाकर ड्राइवर को पकड़ो। लेकिन पुलिस वाले नहीं मानते और कहते हैं कि गाड़ी तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड है। इसके बाद वो विक्की को गिरफ्तार कर लेते हैं। अब जैसे ही विक्की की गिरफ्तारी की खबर फैलती है, मीडिया में तहलका मच जाता है, क्योंकि विक्की सिर्फ बिजनेसमैन नहीं बल्कि होम मिनिस्टर का बेटा था। यह खबर देखकर शबनम खुश होती है और कहती है कि ऐसे लोगों के साथ यही होना चाहिए था। अब इसी तरह केस को 3 साल बीत जाते हैं। उस समय अंडमान के एक आइलैंड पर कुछ आदिवासी अपने देवता को खुश करने के लिए रिचुअल कर रहे थे। वहाँ एक शहरी आदमी भी बैठा था। रिचुअल खत्म होते ही वो आदमी मंदिर से एक मूर्ति चुरा लेता है। सुबह जैसे ही आदिवासियों को चोरी का पता चलता है, वो गुस्से में भर जाते हैं। दूसरी तरफ न्यूज में एक एंकर विक्की के केस की बात करता है और बताता है कि हाईकोर्ट ने विक्की को दोषी माना था, लेकिन विक्की ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दे दी है। इधर नागरिक नाम का एक ब्लॉगर 3 साल से इस केस पर काम कर रहा था और सोशल मीडिया पर विक्की के खिलाफ पोस्ट डालता रहता था। नागरिक के मुताबिक विक्की देश के नाम पर धब्बा है, लेकिन उसकी असली पहचान किसी को भी नहीं पता थी। फिर विक्की के पिता जगन्नाथ दिल्ली के सीएम से मिलने जाते हैं और अधिकारी से सबूत बदलवाने की बात करते हैं, ताकि विक्की को गुनहगार साबित ना किया जा सके। जगन्नाथ उन सभी पुलिस वालों को खरीद लेता है जो इन्वेस्टिगेशन में थे और सबूत बदल दिए जाते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट विक्की को बाइज्जत बरी कर देती है। इसके बाद जगन्नाथ अपने गुरु से मिलने जाता है और उन्हें पूरे मामले की जानकारी देता है। तब बाबा कहते हैं कि ये सब ठीक है, लेकिन पुलिस ने मेरी दवा बनाने वाली फैक्ट्री पर रेड कर दी है, इसलिए इस बारे में भी सीएम से बात करनी होगी। लेकिन इतने में पुलिस वाले बाबा के आश्रम पर भी रेड डाल देते हैं और बाबा को मजबूरन वहां से भागना पड़ता है। उस समय आदिवासियों से चुराई गई मूर्ति भी यहीं पर पड़ी थी, जिसे कोई फिर से चुरा कर ले जाता है। फिर जब विक्की रॉय अपने घर पहुंचता है तो उसकी सौतेली माँ उसकी आरती उतारती है और उसका स्वागत करती है। विक्की की एक सौतेली बहन भी थी जिसका नाम रितु था, जो विक्की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि विक्की का रवैया उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था।
फिर विकी अपने वापस आने की खुशी में एक बड़ी पार्टी रखता है जहां वो सभी बड़े नेताओं और बिजनेसमैन को बुलाता है और वो इस पार्टी में शबनम को भी बुलाता है। शबनम कहती है कि पार्टी वाले दिन मीडिया को इंटरव्यू दूंगी और वहां तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। ये सुनकर विक्की रॉय अपने बॉडीगार्ड पृथ्वी को फोन करता है और उससे कहता है कि पार्टी से एक दिन पहले शबनम की बहन का एक छोटा सा एक्सीडेंट करवा दे ताकि शबनम इंटरव्यू में पहुंच ही ना सके। अब पार्टी की तैयारी शुरू हो जाती है, लेकिन तभी कोई वो चुराई हुई मूर्ति यहाँ पर रखकर चला जाता है। इस बीच शबनम इंटरव्यू देती है और विक्की की बहुत बदनामी करती है। वो एक झूठा बयान भी देती है कि कुछ समय पहले मैं और विक्की रिलेशन में थे और विक्की ने मुझे होटल में बुलाकर मुझ पर हाथ उठाया। फिर रात में पार्टी शुरू होती है और बड़े बड़े नेता वहां पहुंचते हैं और गांधी बाबा के नाम से मशहूर मोहन कुमार भी पहुंचते हैं। शबनम भी पार्टी में आ जाती है क्योंकि चर्चा में बने रहने के लिए वो ऐसी पार्टी मिस नहीं कर सकती थी। पार्टी में विकी शबनम को बुलाता है और उसके दिए इंटरव्यू को लेकर उसे भला बुरा कहता है। शबनम जवाब में कहती है कि मैं तो यही चाहती थी कि तुम कभी जेल से बाहर ही ना आओ, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर विकी जैसे ही केक काटता है तो आतिशबाजी शुरू हो जाती है और उसी समय एक गोली सीधा विक्की को लगती है। ये गोली किसने चलाई और क्यों चलाई, ये हमें दूसरे एपिसोड में पता चलेगा। अब दूसरे एपिसोड में कहानी मध्य प्रदेश में दिखती है और समय है 1992 का, जब विक्की के पिता जगन्नाथ राजनीति में आने की सोच रहा था। वो अपने दोस्त शशिकांत से कहता है कि हम राजनीति में आएंगे और पूरे छत्तीसगढ़ पर राज करेंगे। तभी विक्की वहां आता है, जिसकी बचपन से ही अपने पिता से बनती नहीं थी। विक्की जब बदतमीजी करता है तो जगन्नाथ उससे सॉरी बोलने को कहता है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो जगन्नाथ पृथ्वी को कहकर उसकी पीठ पर आई एम सॉरी लिखवा देता है। अब कहानी आती है 2018 में, जब विक्की पर केस चल रहा था। उस समय जगन्नाथ छत्तीसगढ़ का होम मिनिस्टर था और शशिकांत चीफ मिनिस्टर था, लेकिन विक्की के केस की वजह से उनके बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। फिर 2021 में जब विक्की बेगुनाह साबित हो जाता है और अदालत उसे बरी कर देती है, तो जगन्नाथ शशिकांत से मिलता है और कहता है कि अब मैं फिर से राजनीति में आना चाहता हूँ। लेकिन शशिकांत कहता है कि तुम्हारे बेटे की वजह से पार्टी पहले से ही बदनाम हो चुकी है, इसलिए तुम्हें चुनाव से दूर रहना चाहिए। ये सुनकर जगन्नाथ गुस्सा हो जाता है और उसे सरकार गिराने की धमकी देकर चला जाता है। फिर वो नेताओं को अपने घर पर बुलाता है, लेकिन कोई नहीं आता क्योंकि शशिकांत ने मना कर दिया था। अब जगन्नाथ को चुनाव के लिए फंड चाहिए था ताकि वो नेताओं को खरीद सके। इसी वजह से वो विक्की से मदद मांगता है, लेकिन विक्की साफ मना कर देता है और कहता है कि अभी मुझे अपने बिजनेस पर ध्यान देना है और आपको भी राजनीति छोड़कर मेरे साथ बिजनेस करना चाहिए। ये सुनकर जगन्नाथ बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही 300 करोड़ विक्की को बचाने में लगा चुका था। रात को जगन्नाथ अपने गुरु को फोन करता है और पूछता है कि क्या किसी अपने को मारने से पाप लगता है। गुरु कहते हैं कि शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है, तुम बस आत्मा को मुक्त कर रहे हो, यानी किसी अपने को मारने से तुम पर कोई पाप नहीं लगेगा। अब दूसरी तरफ रिपोर्टर देशमुख एक बार में एक लड़की के साथ डेट पर जाता है और बताता है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलपर है। लड़की बताती है कि वो एक डेटा मॉनिटरिंग कंपनी में काम करती है और कई बार उसे लोगों की उल्टी सीधी कॉल्स सुननी पड़ती हैं। देशमुख उसे अपनी बातों में फंसाता है और कहता है कि मुझे भी कुछ कॉल सुननी है और तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो। लड़की भी मदद के लिए मान जाती है। अब कहानी पार्टी से 4 दिन पहले में आती है। पृथ्वी शबनम की बहन का एक्सीडेंट करने जाता है, लेकिन उसे देखकर वो उसे किडनैप कर लेता है और घर ले जाकर बंदूक दिखाकर उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर करता है। तभी उसे जगन्नाथ का फोन आता है और वो पृथ्वी को विक्की को मारने का आदेश देता है, वो भी उसी की पार्टी में। लेकिन पृथ्वी विक्की का ज्यादा वफादार था। फोन काटकर वो सारी बात विक्की को बता देता है और विक्की कहता है कि पार्टी में तुम मेरे पिता को मार देना, और पृथ्वी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही फोन कट होता है, शबनम की बहन बंदूक उठाकर पृथ्वी को गोली मार देती है और वहां से भाग जाती है और पृथ्वी की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब कहानी आती है पार्टी वाली रात पर, जब जगन्नाथ बार बार पृथ्वी को फोन कर रहा होता है, लेकिन वो जवाब नहीं देता। विक्की को गोली लगने के बाद जगन्नाथ को लगता है कि ये काम पृथ्वी का है, लेकिन जांच में पुलिस 2 लोगों को पकड़ती है और उनके पास से गन मिलती है। उनमें से एक मुन्ना होता है और पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अगले दिन जगन्नाथ अंबिका प्रसाद को फोन करता है और अंबिका प्रसाद उसे अपने घर पर बुलाता है। ये सब बातें देशमुख सुन रहा होता है, क्योंकि लड़की ने उसका नंबर टेप करके देशमुख को दे दिया था। फिर जब जगन्नाथ अंबिका से मिलने आता है तो अंबिका उसे सलाह देता है
कि तुम अगले ही दिन विधानसभा में जाकर रोने का नाटक करना और शशिकांत पर आरोप लगाना। जगन्नाथ वैसा ही करता है और विधानसभा पहुंचकर शशिकांत पर विक्की को मारने का आरोप लगाता है और सीबीआई की जांच की मांग करता है। फिर अंबिका प्रसाद सीबीआई ऑफिसर सूरज सिंह को बुलाता है और कहता है कि कुछ भी करो लेकिन केस में शशिकांत का नाम नहीं आना चाहिए, और सूरज ऐसा करने के लिए तैयार हो जाता है। अब तीसरे एपिसोड में पुलिस उन दो लड़कों को थाने लाती है और वो प्राचीन मूर्ति भी एविडेंस के तौर पर लाई जाती है। नागरिक ऑनलाइन आकर कहता है कि ऊपर वाले ने न्याय किया है, क्योंकि जिन लड़कियों की लाशें मिली थी वो विक्की की गाड़ी से ही मिली थी, इसलिए भगवान ने उसे किसी और के हाथों मरवा दिया। फिर जगन्नाथ विक्की का अंतिम संस्कार करता है। अब सीबीआई ऑफिसर सुधा भी इस केस की जांच के लिए बुलाई जाती है और यही वो ऑफिसर थी जिसने पहले भी विक्की की जांच की थी। तभी रिपोर्टर देशमुख उनसे मिलता है और पूछता है कि सबूत मिटाने के लिए उन्हें कितने पैसे मिले थे। सुधा गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है और देशमुख ये सब अपने छुपे हुए कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। अब सुधा और सूरज केस की जांच शुरू करते हैं और शुरुआत होती है उन दो लड़कों से जिनको पार्टी से पकड़ा गया था। सुधा मुन्ना से पूछताछ करती है और अपने जूनियर मनजोत को मुन्ना के घर भेजती है, जहां मनजोत को मुन्ना के दोस्त लल्लन की लाश मिलती है। सुधा मुन्ना से पूछती है कि तूने विक्की और अपने दोस्त को क्यों मारा, तो मुन्ना कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा। वो बताता है कि हम दोनों चोरी का सामान उठाते थे और अपने कनेक्शंस से उसे बेच देते थे। मुन्ना की एक बहन रितु थी जिसका चेहरा जला हुआ था, इसलिए मुन्ना उसके इलाज के लिए पैसे जुटा रहा था और वो खुद भी दुबई जाना चाहता था। रितु एक सोशल वर्कर थी जो गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। तभी एक दिन जब लल्लन मॉल में सामान बेच रहा था तभी पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन मुन्ना पुलिस को पैसे देकर लल्लन को छुड़वा लेता है। फिर मुन्ना और लल्लन पार्टी करने के लिए ढाबे पर पहुंचते हैं। उस समय बिल्लू नाम का एक आदमी मुन्ना का पीछा कर रहा होता है और इसी तरह उसे मुन्ना के ठिकाने का भी पता चल जाता है। फिर एक दिन बिल्लू मुन्ना के ठिकाने पर पहुंचता है और लल्लन को मार देता है। फिर वो अपने चोरी हुए पैसों को ढूंढने लगता है जिन्हें मुन्ना ने चुराया था। फिर जब मुन्ना उसे पैसे वापस देता है तो बिल्लू को लगता है कि बैग में कुछ पैसे कम हैं। पूछने पर मुन्ना बताता है कि उसने 12 लाख खर्च कर दिए हैं। ये सुनकर बिल्लू मुन्ना को मारने लगता है, लेकिन मुन्ना उसे धक्का देकर वहां से भाग जाता है। अगले दिन सुबह मुन्ना घर आता है और लल्लन की लाश देखकर सोचता है कि अगर वो उसे रात को ही अस्पताल ले जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। लल्लन की मौत के बाद मुन्ना बहुत दुखी होता है क्योंकि वो अपने दोस्त से बहुत ही प्यार करता था, इसलिए वो बदला लेने के लिए एक गन खरीद लेता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। सुधा को लग रहा था कि वो पैसे विक्की की सुपारी के थे। फिर सुधा मुन्ना से पूछती है कि तुम्हारे साथ जो लड़का पकड़ा गया है क्या तुम उसे जानते हो, लेकिन मुन्ना कहता है कि वो उसे नहीं जानता, बस इतना पता है कि वो कभी कभी उसकी बहन के साथ सोशल वर्क करता था। फिर जब ऑफिसर सूरज उस लड़के से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का अंडमान से है। सूरज पूछता है कि तुम विक्की रॉय के घर पर क्या कर रहे थे। वो लड़का टूटी फूटी हिंदी में कहता है कि वो किसी विक्की रॉय को नहीं जानता, वो तो बस अपने भगवान इंगे ताई की मूर्ति को लेने आया था। वो ये भी बताता है कि वो मुन्ना की बहन रितु का दोस्त है। तभी एक ऑफिसर कुछ फाइलें लेकर आता है। सूरज फाइलें देखता है और कहता है कि तुम्हारा नाम तो माइकल है और तुम नाइजीरिया से हो। सूरज उसे पीटना शुरू कर देता है और पूछता है कि तुम्हारा असली नाम क्या है। वो लड़का बताता है कि उसका असली नाम इकैती है और माइकल उसे चेन्नई में मिला था। माइकल ने मदद के नाम पर उसे अपने साथ फंसा लिया था। माइकल पर मर्डर केस चल रहा था और उसने इकैती को ऐसी जगह भेज दिया जहां पुलिस ने उसे माइकल समझकर पकड़ लिया था। माइकल बिहार में हत्या करके भागा हुआ था और बिहार का एक ऑफिसर 1 साल से उसे ढूंढ रहा था। पुलिस को अब पता चल गया था कि वो माइकल नहीं इकैती है, लेकिन चेन्नई पुलिस अभी भी उसे माइकल मानकर उसे ले जाना चाहती थी। फिर वो ऑफिसर इकैती को ट्रेन से लेकर जाने लगता है। अब कहानी अपने चौथे एपिसोड पर जाती है, जो शुरू होती है उसी आइलैंड से जहां इकैती रहता था। जब से उनकी भगवान की मूर्ति चोरी हुई थी तब से वहां के लोग बीमार रहने लगे थे और कई लोगों की मौत भी हो चुकी थी। तभी अशोक नाम का एक वेलफेयर ऑफिसर वहां पहुंचता है और मुखिया से मिलता है। मुखिया अशोक को बताता है कि कुछ साल पहले बैनर्जी नाम का एक ऑफिसर आया था और उसी ने भगवान इंगे ताई की मूर्ति चुराई थी। तभी से गांव की हालत खराब हो गई थी। फिर मुखिया इकैती को अशोक के साथ भेजता है। अशोक और इकैती कोलकाता जाकर बैनर्जी से मिलते हैं। इकैती उससे भगवान की मूर्ति के बारे में पूछता है। बैनर्जी उसे बताता है कि उसके छोटे भाई की दोनों किडनियां फेल हो गई थी और डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट की बात कही थी, जिसकी वजह से उसे बहुत पैसे चाहिए थे, इसलिए उसने मूर्ति चुराई थी। लेकिन वो अपने भाई को बचा नहीं पाया
और उसकी मौत हो गई। अशोक पूछता है कि मूर्ति कहाँ गई, तो बनर्जी एक एंटीक शॉप का पता देता है। जब अशोक और इकैती उस शॉप पर जाते हैं तो देखते हैं कि दुकान जलकर पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। शॉप ओनर बताता है कि उसने वो मूर्ति कुछ दिन पहले तमिलनाडु के एक आदमी को बेची थी। तमिलनाडु पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि जिसने मूर्ति खरीदी थी उसकी मौत हो चुकी है। इकैती घर के सभी कमरों की तलाशी लेकर मूर्ति ढूंढता है, लेकिन उसे वो नहीं मिलती। फिर वो एक औरत से पूछता है। वो औरत बताती है कि उसने वो मनहूस मूर्ति किसी और को बेच दी थी। फिर वो उसे एड्रेस देती है। वो पता देखकर अशोक को पता चलता है कि मूर्ति झारखंड में आत्मदेव बाबा के पास है और आत्मदेव बाबा ही जगन्नाथ का गुरु है। अशोक कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो इकैती को साथ ले जा सके। वो चाहता है कि इकैती वापस अंडमान लौट जाए, लेकिन इकैती खुद ही मूर्ति ढूंढने निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात माइकल से होती है और फिर तमिलनाडु पुलिस उसे माइकल समझकर पकड़ लेती है। बाद में उसे बिहार पुलिस को सौंप दिया जाता है। बिहार पुलिस वाला इकैती को 500 रुपए देकर कहता है कि सुबह होते ही झारखंड स्टेशन उतर जाना। दूसरी तरफ मुन्ना सुधा और पुलिस को फ्लाईओवर के पास लेकर जाता है और बताता है कि उसने वो बैग वहां से उठाया था। इसी बैग के कारण बिल्लू उसका पीछा कर रहा था। इधर इकैती झारखंड पहुंचकर गुरुजी तक पहुंचता है और वहीं अपने भगवान की मूर्ति को भी देख लेता है। गुरुजी इस समय जगन्नाथ से बात कर रहे थे। तभी पुलिस की रेड होती है और गुरुजी को वहां से भागना पड़ता है, लेकिन कोई अनजान आदमी मूर्ति चुरा कर ले जाता है। अब मूर्ति ना तो गुरुजी को मिलती है और ना ही इकैती को। फिर उसी आश्रम में अशोक इकैती से मिलता है, लेकिन मूर्ति वो भी नहीं लाया था। किसी को नहीं पता कि मूर्ति कहाँ है। और अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। शरद सीबीआई दफ्तर पहुंचकर सुधा को बताता है कि विकी को कुछ दिनों से धमकी वाली कॉल्स आ रही थी। वहीं दूसरी जगह मनजोत उस घर में जाता है जहां कुछ दिन पहले इकैती रहता था। तलाश करने पर उसे कुछ पोस्टर्स मिलते हैं जिनमें सरकार के खिलाफ बातें लिखी थी। सूरज उन पोस्टरों को देखकर इकैती से पूछताछ करता है। अब 5वें एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें अशोक और इकैती को दिखाया जाता है। अशोक बताता है कि भगवान की मूर्ति मिल गई है और ये विकी रॉय के घर में ही है। इकैती कहता है कि चलकर मूर्ति ले आते हैं, लेकिन अशोक उसको रोकता है और कहता है कि वहां जाना आसान नहीं है। वो खुद मूर्ति लाएगा, तब तक इकैती को वहीं रहना होगा। रितु इकैती को बताती है कि कुछ दिन तुम्हारे घर में एक बूढ़ा आदमी भी रहेगा। रात को वो बूढ़ा आदमी इकैती के घर पहुंच जाता है। सुबह होते ही वो अपने साथियों को भी बुला लेता है जो सभी तेलुगु में बातें करते हैं। रितु को पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी नक्सलवादी है और पुलिस उसकी तलाश में है। तभी बूढ़े आदमी की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके साथी उसे ले जाने की कोशिश करते हैं। तभी पुलिस को खबर मिल जाती है और पूरी बस्ती को घेर लिया जाता है। सभी नक्सलवादियों का एनकाउंटर हो जाता है। पुलिस बस्ती वालों से पूछती है कि बूढ़ा आदमी कहाँ रहता था, लेकिन कोई नहीं बताता। ये सारी बात इकैती सूरज को बता रहा था, क्योंकि सूरज का सवाल था कि पोस्टर उसके घर में कैसे आए। वहीं सुधा अपने पति को अस्पताल में देखने जाती है, जो 3 साल से अस्पताल में भर्ती है। सुधा मनजोत को कहती है कि सुबह 9 बजे बंसल के घर जाना है। सवेरे जब मनजोत बंसल के घर पहुंचता है, तब बंसल अपने बेटे के जन्मदिन के लिए शॉपिंग करने निकल रहा होता है। वो मनजोत को भी साथ ले जाता है। रास्ते में बंसल बताता है कि किसी ने उसके बेटे को किडनैप कर लिया था और वो आदमी बिल्लू था। बिल्लू ने पैसे मांगे थे और बंसल ने मजबूरी में मान भी लिया। उसने बंसल को कहा था कि पैसों का बैग फ्लाईओवर के नीचे रखना है। जब बंसल बैग रख देता है तो बिल्लू उसके बेटे को छोड़कर चला जाता है, लेकिन बंसल चालाकी करने की कोशिश करता है और बैग वापस उठाकर ले जाने लगता है। तभी मुन्ना वो बैग उससे छीनकर भाग जाता है और बिल्लू ने ये सब दूर से देख लिया था। बाद में बिल्लू ने मुन्ना का पीछा करके उसके ठिकानों का पता लगा लिया और बैग वापस ले लिया। उधर मनजोत एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाता है और बिल्लू का स्केच बनवाता है। तभी सुधा फोन करके बताती है कि जो लोग विकी की पार्टी में वीडियो बना रहे थे, उनके मोबाइल के सारे वीडियो चाहिए। अब इसके बाद स्केच तैयार हो जाता है और बंसल और उसका बेटा दोनों बिल्लू को पहचान लेते हैं। बंसल का बेटा बताता है कि बिल्लू हमेशा एक बिरयानी होटल में खाना खाता था। सभी पुलिस वाले उसी होटल में पहुंच जाते हैं। बिल्लू पुलिस को देखकर भागने लगता है। फिर सुधा मजबूर होकर उसके पैर में गोली मारती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में ये साफ हो जाता है कि मुन्ना ने जो कहा था वो सच था। फिर सूरज अंबिका प्रसाद को विक्की के केस की पूरी कहानी बताता है। सब सुनकर अंबिका प्रसाद सूरज से कहता है कि ऐसी कहानी बनाओ जिसमें शशिकांत और नक्सलवादियों का कनेक्शन निकल आए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सीबीआई वाले पार्टी में बनी हर वीडियो को ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी उन्हें एक वीडियो में दिखता है कि पार्टी के दौरान मोहन कुमार के हाथ में गन थी
और वो वही गन थी जिसे हमने पहले एपिसोड में भी देखा था। अब सभी ऑफिसर्स यही मान रहे थे कि विक्की रॉय को मोहन कुमार ने ही मारा है। फिर अगला एपिसोड शुरू होता है पास्ट से। यहाँ हम देखते हैं कि मोहन कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर थे और कई कंपनियों में बोर्ड डायरेक्टर भी थे, लेकिन इतनी उम्र हो जाने के बाद भी वो रीता नाम की एक लड़की के चक्कर में फंसे हुए थे। ये बात उनकी पत्नी को भी पता थी। एक दिन मोहन कुमार रीता के साथ गांधी जी की नई बनी मूर्ति देखने जाते हैं। उस समय वहाँ विक्की रॉय भी मौजूद होता है। रीता आई तो मोहन कुमार के साथ थी, लेकिन विक्की को देखकर वो उसके साथ ही चली जाती है। मोहन कुमार पहले से ही विक्की को नापसंद करता था और ये देखकर और भी ज्यादा जलने लगता है। तभी एक बंदा वहाँ रखी चीजों के साथ छेड़खानी करता है और गांधी जी के हाथ से लाठी गिरकर मोहन कुमार के सिर पर लग जाती है। इससे मोहन कुमार को गहरी चोट लगती है। चोट लगने के बाद मोहन कुमार गांधी जी की ही तरह बर्ताव करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद वो एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं और बताते हैं कि सिर पर चोट लगने के बाद से उनका कैरेक्टर बदलने लगा है। कभी वो गांधी जी बन जाते हैं तो कभी वापस खुद की तरह ही हो जाते हैं। वो बताते हैं कि पिछली बार जब वो गांधी जी बने थे तब उन्होंने घर से सारी शराब की बोतलें बाहर फेंक दी थी और कई संस्थाओं में दान भी दिया था और कुछ जगह धरने पर भी बैठ गए थे। डॉक्टर उन्हें बताता है कि उन्हें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और उनके सबकॉन्शियस माइंड में गांधी जी बस चुके हैं। मोहन बताते हैं कि जब वो पीएचडी कर रहे थे तो गांधी जी पर किताब लिख रहे थे। डॉक्टर कहता है कि इलाज के लिए उन्हें हिप्नोटाइज करना होगा। ये सुनकर मोहन मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि हिप्नोटाइज के दौरान उनसे क्या क्या बातें निकल जाएंगी। डॉक्टर उन्हें दिमाग शांत रखने और स्ट्रेस कम करने की सलाह देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। सूरज, सुधा और मंजोत मोहन कुमार के घर जाते हैं क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर है। सुधा बहुत संभल कर बात करती है और पूछती है कि क्या वो पार्टी के दिन वहाँ मौजूद थे। मोहन की पत्नी बताती है कि हाँ, वो अपने ड्राइवर के साथ पार्टी में गए थे। फिर वो मोहन कुमार के कमरे में जाकर दीवारों पर लगे अखबार की कटिंग्स जलाने लगती है क्योंकि मोहन ने विक्की के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए हुए थे। सुधा मोहन से गन के बारे में पूछती है। मोहन बताते हैं कि उनकी गन कहीं खो गई है या वो कहीं रख कर भूल गए हैं, उन्हें कुछ याद नहीं। सुधा बताती है कि उनकी गन पार्टी में मिली है। तभी मोहन की पत्नी सुधा को अकेले में बताती है कि मोहन कभी गांधी जी बन जाते हैं और कभी खुद। ये सुनकर सुधा और सूरज मोहन को मंजोत के साथ हॉस्पिटल भेज देते हैं। अब सूरज शरद से मिलने जाता है और उससे विक्की और मोहन के रिश्ते के बारे में पूछता है। शरद बताता है कि दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। सूरज उससे कहता है कि अगर सुधा की टीम तुमसे पूछे तो कहना कि दोनों की अच्छी बनती थी। दूसरी तरफ सुधा मोहन के ड्राइवर ब्रजलाल से पूछताछ करती है। वो बताता है कि एक दिन एक्सीडेंट के बाद मोहन का कैरेक्टर बदल गया था। वो बाहर निकलकर दूसरे ड्राइवर का हालचाल पूछने लगे और एम्बुलेंस बुलाने लगे। फिर मुझसे पूछने लगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने बताया कि हर दिन की तरह रीता मैम के घर जा रहे हैं। फिर सूरज रीता से मोहन के बारे में पूछने जाता है कि उसने मोहन को पहली बार गांधी जी के रूप में कब देखा था। रीता बताती है कि एक दिन वो गांधी जी की तरह उसके घर आए और उसे बहन बोलने लगे। रीता को कुछ समझ में नहीं आया और उसने गुस्से में उन्हें घर से बाहर जाने को कहा। उस दिन के बाद रीता ने उन्हें नहीं देखा। दूसरी तरफ मोहन की पत्नी सुधा को आगे बताती है कि जब वो घर लौटे तो बिल्कुल बदल चुके थे। उनके कपड़े, बोलने का तरीका सब अलग था। धीरे धीरे वो लोगों की मदद करने लगे और विक्की के खिलाफ सबूत भी इकट्ठा करने लगे। सुधा जब घर की तलाशी लेती है तो बाहर जली हुई पेपर कटिंग्स मिलती हैं, जिन्हें पत्नी ने ही जलाया था। सुधा पूछती है कि क्यों जलाया, तो वो बताती है कि मोहन गांधी वाले रूप में विक्की पर केस करना चाहते थे, इसलिए वो सबूत जमा कर रहे थे। उधर सूरज एक फॉरेस्ट ऑफिसर को कॉल करके बोलता है कि तैयार रहना, मैं जल्दी ही ऑर्डर दूंगा। वो ऑफिसर कुछ गांव वालों को बंदी बनाए हुए था। कहानी फिर पास्ट में जाती है। पार्टी में मोहन गांधी बने हुए थे और विक्की को धमकी दे रहे थे कि वो उस पर केस करेंगे। विक्की गुस्से में आकर मोहन का गला दबाने लगता है। मोहन गुस्से में गाड़ी से गन निकाल लाते हैं। जब आतिशबाजी होती है तो सब लोग आसमान की तरफ देखते हैं, तो मोहन मौका पाकर विक्की पर फायर कर देते हैं और उनकी गन नीचे गिर जाती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। मंजोत ब्रिजलाल पर नजर रखता है और देखता है कि वो किसी आदमी को पार्सल देता है। तभी भूकंप आता है और मोहन फिर से गांधी जी बन जाते हैं। अब आगे का ड्रामा अगले एपिसोड में दिखेगा। तो 7th एपिसोड में सूरज फॉरेस्ट ऑफिसर को कॉल करके कहता है कि गांव वालों में से किसी के फोन में शशिकांत के मैनेजर का नंबर सेव कर दो और मेरे कहने पर कॉल करना। दूसरी तरफ अंबिका प्रसाद एक जर्नलिस्ट को बुलाकर कहता है कि वो सीएम शशिकांत का इंटरव्यू ले और उससे कॉलेज लाइफ के बारे में पूछे
कि क्या वो प्रोग्रेसिव पीपल पार्टी का हिस्सा था। ये ग्रुप नक्सलवादियों का ग्रुप था और अंबिका उसे फंसाना चाहता था। वहीं सुधा ब्रिजलाल को पुलिस स्टेशन लाती है क्योंकि उसने कल रात किसी को पार्सल दिया था। पूछने पर वो बताता है कि उसने उस आदमी को 5 लाख रुपए दिए थे। सुधा पूछती है कि पैसे कहां से आए। वो बताता है कि पार्टी वाले दिन उसने मोहन को गाड़ी से गन निकालते देखा था। पार्टी के बाद मोहन उसके घर आए और गांधी वाले रूप में उसे 1 लाख रुपए दिए और बोले कि जो देखा है भूल जाओ, लेकिन उसने 5 लाख मांगे। मोहन गुस्से में बोले, जितना दे रहा हूँ ले लो, ज्यादा मत बोलो। लेकिन वो 5 लाख पर अड़ा रहा। सुधा उससे लिखवाती है कि उस समय मोहन अपने असली रूप में था, गांधी जी के रूप में नहीं। आगे हम देखते हैं कि लेडी जर्नलिस्ट शशिकांत का इंटरव्यू लेने जाती है और उससे पूछती है कि क्या वो कभी प्रोग्रेसिव पीपल्स पार्टी का हिस्सा था। शशिकांत कहता है कि उस समय उसका खून गर्म था, इसलिए उसने पार्टी ज्वाइन की थी। इधर फॉरेस्ट ऑफिसर शशिकांत के मैनेजर को फोन करके एक नंबर देता है और कहता है कि इस पर कॉल करो। वो नंबर रितु का होता है जो कि मुन्ना की बहन है। मैनेजर उसे कॉल करता है और रितु अपनी समस्या बताने लगती है। उसे पता नहीं होता कि कॉल क्यों आया है। उसी समय सूरज अपनी टीम के साथ मोहन कुमार से मिलने जाता है जो फिर से गांधी जी बने बैठे होते हैं। सूरज उनसे मुन्ना और इकैती के बारे में पूछता है, लेकिन मोहन उन्हें पहचानने से इनकार कर देते हैं। सीबीआई के पास पार्टी में उनकी गन वाली वीडियो थी, लेकिन डॉक्टर उन्हें गिरफ्तार होने नहीं देता क्योंकि उनकी मानसिक हालत खराब है। तभी मोहन की पत्नी अपने वकील के साथ आती है और वकील कोर्ट का ऑर्डर दिखाता है कि मोहन कुमार को ठीक होने तक हॉस्पिटल में रहना होगा। बाहर आने के बाद सूरज सुधा से कहता है कि मोहन पर टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि जिस एंगल से मोहन ने गन पकड़ी थी उस एंगल से स्टेज पर खड़े विक्की को गोली लग ही नहीं सकती थी। सुधा कहती है कि हमारा काम इन्वेस्टिगेशन करना है और वो तो करनी ही पड़ेगी। सूरज कहता है कि ये केस मेरा है और तुम सिर्फ असिस्टेंट हो। फिर वो पार्टी में बने एक चिकन को देखता है और उसके अंदर से एक बुलेट निकलती है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। उस दिन पार्टी में मोहन कुमार ने अपनी गन से गोली तो चलाई थी, लेकिन वो गोली सीधे जाकर चिकन को लगी थी। इसका मतलब मोहन कुमार ने भी विकी रॉय को नहीं मारा था। फिर सूरज फॉरेस्ट ऑफिसर को आदेश देता है कि सभी गांव वालों को छोड़ दो। फिर जब गांव वाले अपने घर लौटने लगते हैं तभी सारे पुलिस वाले उन गांव वालों को आतंकवादी समझकर गोली चला देते हैं और उन्हें मार डालते हैं। फिर फॉरेस्ट ऑफिसर मीडिया के सामने झूठे सबूत दिखाकर उन गांव वालों को आतंकवादी बना देता है। अगले सीन में सुधा और मंजोत ऑफिस आते हैं तो एक पुलिस वाला उन्हें अपने फोन में से एक फोटो दिखाता है। फिर सुधा वो फोटो मुन्ना को दिखाकर पूछती है कि अंजलि के साथ तुम्हारा क्या चक्कर है। दरअसल अंजलि जगन्नाथ की बेटी है। मुन्ना बताता है कि वो और अंजलि एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो सुधा कहती है कि तू तो चोर है और वो जगन्नाथ की बेटी है, तुम दोनों का मेल कैसे हो गया। फिर मुन्ना अपनी पूरी कहानी बताने लगता है। मुन्ना के दोस्त ने एक फोन चुराया था। फिर मुन्ना उस फोन को एक दुकान पर ले जाकर अनलॉक करवा लेता है। तभी उन्हें पता चलता है कि वो फोन किसी और का नहीं बल्कि जगन्नाथ की बेटी का है। इसी वजह से मुन्ना फोन कहीं नहीं बेचता और अगले दिन जाकर अंजलि को रिटर्न कर देता है। फिर जब अंजलि घर जाती है तो मुन्ना उसे फोन करके बताता है कि जिसने फोन लौटाया उसी ने फोन चुराया था। अब मुन्ना की इसी ईमानदारी पर अंजलि को उससे प्यार हो जाता है। इसी बीच विक्की जेल से बाहर आने की खुशी में पार्टी रखता है और उसी पार्टी में मुन्ना वेटर बनकर आता है। अंजलि पहले से ही प्लान बना चुकी थी कि पार्टी वाले दिन मैं लंदन चली जाऊंगी, इसलिए जैसे ही मौका मिला वो पार्टी से बाहर निकलकर कार में बैठ जाती है। लेकिन उसे याद आता है कि पासपोर्ट घर पर ही छूट गया है। मुन्ना उसे कार में रुकने को कहता है और खुद पासपोर्ट लेने जाता है और उसी दौरान कोई विक्की को गोली मार देता है। फिर चेकिंग में पुलिस को मुन्ना के पास से गन मिलती है जो उसने अपने दोस्त लल्लन का बदला लेने के लिए रखी थी। उसका इरादा विक्की को मारने का नहीं था। अब 8th एपिसोड में सुधा और मंजोत जगन्नाथ के घर जाते हैं। सुधा अंजलि के बारे में पूछती है। जगन्नाथ कहता है कि अंजलि इंडिया में नहीं है, वो लंदन जा चुकी है। फिर सुधा वीडियो कॉल पर अंजलि से बात करती है। अंजलि साफ बता देती है कि उसका और मुन्ना का चक्कर चल रहा था, लेकिन उसने किसी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो अपने पापा की इमेज खराब करना नहीं चाहती थी। वो बचपन से लंदन जाना चाहती थी और उसी दौरान उसकी मुलाकात मुन्ना से हुई थी। अंजलि बताती है कि विक्की ने उसका फोन छीन लिया था और मुन्ना का नंबर देख लिया था, इसलिए उसने मुन्ना को फोन करके कहा कि किसी तरह पार्टी वाली रात घर आ जाना और मुझे वहाँ से ले जाना। फिर मुन्ना वेटर बनकर पार्टी में आता है और अंजलि को वहाँ से निकाल कर ले जाता है। फिर वो झूठ बोलती है कि पासपोर्ट घर में ही रह गया है। इसी चक्कर में मुन्ना पकड़ा जाता है। अंजलि मानती है कि उसने लंदन जाने के लिए मुन्ना का इस्तेमाल किया था।
फिर पीछे खड़े आदमी के बारे में पूछने पर अंजलि बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है और कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है। ये सुनकर सुधा कहती है कि बेचारा मुन्ना तुम्हारी वजह से फंस गया और तुम किसी और से शादी कर रही हो, लेकिन अंजलि फोन काट देती है। फिर हम देखते हैं कि नागरिक अपने चैनल पर लाइव आकर विक्की के केस के बारे में बोल रहा होता है और ये नागरिक कोई और नहीं बल्कि रिपोर्टर देशमुख था। फिर सूरज जगन्नाथ को फोन करके पूछता है कि कोई ऐसा आदमी है क्या जो उसके इशारे पर खून कर सके। जगन्नाथ पृथ्वी का नाम लेता है, लेकिन कई दिनों से पृथ्वी का कोई पता नहीं था। ये सारी बातें देशमुख भी सुन रहा होता है और फिर जगन्नाथ अपने मैनेजर शरद को पृथ्वी का पता लगाने भेजता है। देशमुख शरद से पहले पृथ्वी के घर पहुंच जाता है और जब शरद वहां पहुंचता है तो उसे पृथ्वी की सड़ी हुई लाश मिलती है। दूसरी तरफ सुधा इकैती से पूछती है कि वो पार्टी में क्या कर रहा था। इकैती बताता है कि उसे वहीं अपने भगवान की मूर्ति मिली और फिर उसकी मुलाकात अशोक से हुई, जिसने उससे कहा कि अब तुम्हें तुम्हारा भगवान मिल गया है तो अब अपने आइलैंड निकल जाओ। फिर सुधा पूछती है कि अशोक कौन है। इकैती बताता है कि अशोक अंडमान का वेलफेयर ऑफिशियल है। उधर शरद छुट्टियां बिताने होटल पहुंचता है और वहां देशमुख को भी देख लेता है। फिर जगन्नाथ सूरज को बताता है कि पृथ्वी मारा गया है, अब सूरज को अपना काम खुद करना होगा। फिर सूरज फॉरेस्ट ऑफिसर को रितु के घर भेजकर उसे मरवा देता है। अगली सुबह पुलिस मुन्ना को रितु के घर ले जाती है और मुन्ना अपनी बहन की मौत से टूट जाता है। सूरज जेल में आकर मुन्ना को झूठी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि रितु आतंकवादियों के साथ मिली हुई थी और इकैती भी उन्हीं के साथ मिला हुआ है। सूरज कहता है कि अगर तुम बयान दे दो कि रितु आतंकवादी थी और इकैती भी आतंकवादी है तो तुम केस से बाहर आ सकते हो। मुन्ना उसकी बातों में आकर बयान देने के लिए तैयार हो जाता है। अब आखिरी एपिसोड में मंजोत राजस्थान में अशोक का पता लगाने जाता है। उसे अशोक की भाभी मिलती है। वो बताती है कि उसके पति अमर को विक्की ने मरवाया था। कहानी फ्लैशबैक में जाती है। साल था 2016। विक्की राजस्थान आया था और एक हिरण को मारकर ले जा रहा था। तभी फॉरेस्ट ऑफिसर अमर ने उसे पकड़ लिया। विक्की रिश्वत देना चाहता था, लेकिन अमर ने लेने से मना कर दिया और उसे थाने ले गया। कुछ दिनों के बाद विक्की छूट गया और अमर गवाही देने जा रहा था, तभी विक्की ने उसे मरवा दिया। अशोक की भाभी बताती है कि अशोक पार्टी में इकैती की मदद करने गया था, बदला लेने नहीं। वो नहीं जानती कि वो अभी कहाँ है। ये सुनकर मंजोत वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ मुन्ना कैमरे के सामने बयान देता है कि उसकी बहन रितु आतंकवादियों से मिली हुई थी और इकैती भी आतंकवादी है। बयान के बाद सूरज मुन्ना और इकैती को एक कमरे में छोड़ देता है। सूरज ने पहले ही मुन्ना को भड़का के रखा था, इसलिए मुन्ना गुस्से में इकैती को मारने लगता है। फिर पुलिस दोनों को अलग कर देती है। वहीं सूरज जगन्नाथ और अंबिका प्रसाद से मिलता है और बताता है कि शशिकांत और इकैती दोनों को आतंकवादियों से जोड़ दिया है। तभी नागरिक ऑनलाइन आकर पृथ्वी की फोटो सबके सामने रख देता है और सारी बातें बता देता है। अंबिका प्रसाद कहता है कि जगन्नाथ का फोन टेप हो रहा है। फिर शरद बताता है कि उसने देशमुख को भी देखा था। सूरज देशमुख का पता ले लेता है। रात में अशोक अपनी भाभी के पास आता है और बताता है कि उसने अपने भाई का बदला ले लिया है। उसने ही इकैती की मूर्ति को चोरी किया था और वही पार्टी में ले गया था। फिर पार्टी में पटाखे फूटते ही अशोक ने गन निकालकर विक्की पर गोली चलाई, लेकिन वो गोली पीछे लगी स्क्रीन पर जाकर लगी। मतलब असली कातिल कोई और था। अशोक मूर्ति देखने के बहाने इकैती के बैग में गन भी रख देता है और उसे फंसा देता है। फिर अशोक अपनी भाभी की मांग में सिंदूर भरकर उससे शादी कर लेता है। इधर इकैती जेल की खिड़की तोड़कर एविडेंस रूम में पहुंचता है, जहां उसकी मूर्ति रखी थी। वो मूर्ति टूट चुकी होती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये नकली है। वहीं सूरज और फॉरेस्ट ऑफिसर देशमुख के घर पहुंचते हैं। तभी खबर आती है कि इकैती जेल से भाग गया है। वहीं असली मूर्ति अशोक के घर रखी होती है। अशोक कहता है कि ये मूर्ति जहां भी गई वहां कोई ना कोई मौत या बर्बादी हुई। अब सूरज इकैती से मिलता है और इकैती कहता है कि ये असली मूर्ति नहीं है। सूरज उसे भागने को कहता है। इकैती जैसे ही भागने लगता है, पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है। और यहीं सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है कि अशोक की गोली विक्की को लगी ही नहीं थी, असली कातिल कोई और ही था। और इसी सस्पेंस के साथ ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। अब तक 4 सस्पेक्ट्स हैं, मुन्ना, इकैती, मोहन कुमार और अशोक। अब हमें अगला सीजन बताएगा कि असली कातिल कौन है। वैसे आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।